गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की डेट है 4 जुलाई 2024। आपका स्वागत है मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज। मेरा नाम है प्रियेश पारिक। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से, जो है प्रोजेक्ट नेक्सस। ये प्रोजेक्ट नेक्सस वाज लॉन्च्ड बाय, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि आरबीआई इसका एक मेंबर कंट्री है, मेंबर पार्टनर है। ओके। सेकंड ऑप्शन है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BIS। तो ये हमारी व्याख्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि प्रोजेक्ट नेक्सस इट इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। BI संस्था है जिसमें कि कुल विश्व के 60 प्लस सेंट्रल बैंक्स पार्टनर मेंबर्स हैं। इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो मल्टीपल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स है, जैसे भारत का है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अदर कंट्रीज के प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना, जिससे कि जो ऑनलाइन रियल टाइम पे पेमेंट का ट्रांसफर है थोड़ा इजी हो जाए। और हाल ही में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है। नेक्स्ट इज कि भारत के साथ कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके फास्ट पेमेंट सिस्टम्स FPS उन्होंने आरबीआई के साथ से ज्वाइन किया है। वो है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, तो BIS है की स्थापना 1930 में स्विट्जरलैंड के बेसल में की गई है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल दी सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि भारत का है RBI, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है, जैसे US का है फेडरल रिजर्व। तो इनके लिए जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो इसी संस्था के द्वारा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट इंडस हैज लॉन्च्ड और हु हैज डेवलप्ड प्रोजेक्ट इंडस। इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, टेक महिंद्रा। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। और टेक महिंद्रा ने क्या किया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया है। एक तरह का ये काइंड ऑफ GPT, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। अगर आपने नाम सुना हो तो ओपन AI कंपनी है विच हैज डेवलप्ड दी चैट GPT, और उनके फाउंडर ने चैलेंज किया दैट इंडिया विल नॉट बी एबल टू डेवलप इट्स ओपन प्लेटफॉर्म फॉर लाइक काइंड ऑफ चैट GPT। तो टेक महिंद्रा ने इसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया और 5 महीनों में लगभग $5 मिलियन की राशि से कम खर्चे पर इस तरह के प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव है भारत की भाषाओं में अलग अलग डेटा को गैदर करना, ताकि लोग उसे यूज़ कर पाएँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। लाइक एग्रीकल्चर में फार्मर्स हैं, उन्हें किसी प्रकार की अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सर्च कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इस तरह का इसका एजेंडा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि भारत की जो लैंग्वेज और डायलेक्ट्स है, भाषाएं और बोलियां हैं, उनको प्रिजर्व करना। एक फॉर एग्जांपल हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म भाषिणी प्लेटफॉर्म। भाषिणी एक तरह का AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई भी इंडियन नेशनल जाकर अपनी तरफ से इनपुट दे सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी बोली में, अपने डायलेक्ट में, और वो एज ए डेटाबेस की तरह स्टोर होगा भारत की सरकार के लिए। ओके। तो प्रोजेक्ट इंडस कैन कम्युनिकेट इन अप्रोक्सीमेटली 40 डिफरेंट लोकल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। 40 प्रकार की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के अंदर इंटरेक्ट करने की क्षमता इस प्लेटफॉर्म की, इस प्रोजेक्ट इंडस की कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी हैज अपॉइंटेड ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के न्यायाधीश के तौर पर
जस्टिस विदित रंजन सारंगी को अपॉइंट किया गया है। आंसर है ऑप्शन झारखंड। हम बात करते हैं अबाउट दी हाई कोर्ट। तो बेसिकली हाई कोर्ट इज मेंशन्ड इन द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 117 31। आर्टिकल 217 से 231 में हाई कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनके ट्रांसफर कैसे होंगे, एक्टिंग जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, एक्टिंग जस्टिस कैसे अपॉइंट होंगे हाई कोर्ट के, और क्या उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सारी जानकारी मिलती है आर्टिकल 217 टू 231। तो जस्टिस विदित रंजन सारंगी वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। ये हमने भी क्वेश्चन आंसर। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है किसी हाई कोर्ट में जजेस का। तो एज वी हैव read that Article 217 of the Constitution states that judge of a high court shall be appointed by the President of India। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी, और उसके लिए वो भारत के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करेंगे। साथ ही जिस राज्य में उनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है उस राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय से भी डिस्कस किया जाएगा। तो द जज ऑफ हाई कोर्ट shall be appointed by the President of India in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the concerning state। okay? नेक्स्ट है कि हम बात करते हैं, ये बात रही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। अगर ऐसे जज अपार्ट फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अदर जजेस की जब अपॉइंटमेंट होगी उसके लिए तो राज्य के जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उनसे भी सलाह ली जाएगी। क्लियर? दो तरह की अपॉइंटमेंट है। फर्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की हमें नियुक्ति करनी है उसके लिए राष्ट्रपति महोदय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ ही संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी कंसल्ट करेंगे और उनकी नियुक्ति करेंगे। और हाई कोर्ट के अलग जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट केस में उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी कंसल्ट की। कंसल्टेशन प्रोसेस कैसे होता है? एक तरीका है, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इसका हम। ईयर 1998 में केस बड़ा न्यूज में था, थर्ड जजेस केस। In this case, Honorable Supreme Court of India has ordered that in the appointment of the judges, High Court and Supreme Court, Justice of India will be consulted by the executive। और साथ ही CGI के साथ साथ कुछ सीनियर मोस्ट जजेस से भी कंसल्टेशन किया जाएगा। बात करते हैं कि कंसल्टेशन कैसे होता है, यहाँ बात की जा रही है। द हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम कंप्राइजिंग ऑफ CJI and 2 सीनियर मोस्ट जज। दो तरह के केस। पहला हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ही 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कंसल्टेशन किया जाएगा, फिर अपॉइंटमेंट होगा। अब जो प्रस्ताव है कौन भेजेगा? ये प्रस्ताव भेजने की जिम्मेदारी है उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, प्लस वो डिस्कस करेंगे 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ। एक ये पैनल है, काइंड ऑफ कॉलेजियम मान लीजिए, कॉलेजियम पैनल कह सकते हैं इसको। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साथ ही 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं नाम का पैनल, नाम की लिस्ट बनाएंगे। वो रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, और वो रिक्वेस्ट करेंगे उस स्टेट के ऑनरेबल गवर्नर से, माननीय राज्यपाल से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस नाम की लिस्ट को आगे फॉरवर्ड करें, और वो देंगे भारत के लॉ मिनिस्टर, भारत के कानून मंत्री को लिस्ट भेजी जाएगी। और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके रिकमेंडेशन पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति हमारे जजेस करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एक पॉइंट और उसमें हम करेंगे, क्या आधार है कि जज को या किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज किया जाए? बात करें हम तो कुल 3 आधार हैं। देयर आर 3 पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच a person can be appointed as judge
नेशनल, भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्राइटेरिया है, ही मस्ट हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज जुडिशियल ऑफिसर, न्यायिक अधिकारी के तौर पे उनको 10 साल का वाइड एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। थर्ड क्राइटेरिया है, अगर वो किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहे हों तो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक अहमदाबाद रथ यात्रा अ जर्नी ऑफ मिरेकल्स। अहमदाबाद रथ यात्रा, चमत्कारों की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? कि हाल ही में बुक काफी न्यूज में रही हैं और इसके राइटर हैं एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। ऑप्शन सी इसका संजय श्रीवास्तव हमारा राइट आंसर है। बात करते हैं इसके बारे में। अभी हम देखेंगे हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पक्ष द्वितीय है, शुक्ल पक्ष आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के सेकंड डे से भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी में जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली जाती है। इसी कंटेक्स्ट में किताब के बारे में लिखा गया है, इस प्रकार से अहमदाबाद का इस रथ यात्रा से लिंकेज है। तो अहेड ऑफ रथ यात्रा सेलिब्रेशन अहमदाबाद ऑन 7 जुलाई, 7 जुलाई को रथ यात्रा शुरू होनी है जो कि पुरी से शुरू होगी। द फॉर्मर सिटी पुलिस कमिश्नर एंड रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर मिस्टर श्रीवास्तव एंड कमलेश आचार्य हैज रॉट दिस बुक। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से रथ यात्रा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने केस मेंशन किया है ड्यूरिंग द कोविड-19 हाउ दे हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस सेरेमनी। उन्होंने किस प्रकार से इस प्रोसेशन को इस प्रकार से इस यात्रा को उन्होंने पीसफुली ऑर्गेनाइज किया था, इस बारे में उन्होंने बताया मेन। तो हम बात करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है केवल हिंदू फेस्टिवल है जो कि ऑर्गेनाइज होता है आषाढ़ मंथ में। आषाढ़ मंथ शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की है सेकेंड डे से और लगभग 9 डेज तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्टेड ऑन दी सेकेंड डे ऑफ राइट फोर्टनाइट आषाढ़ मंथ, इट लास्ट फॉर द 9 डेज। ओके, तो होता क्या है रथ यात्रा में, जैसा ना एज नेम सजेस्ट, रथ यात्रा मीन्स लॉर्ड जगन्नाथ, उनके बड़े भाई लॉर्ड बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा, सुभद्रा जी, इनके 3 रथ बनाए जाते हैं और 3 रथों की यात्रा निकाली जाती है। इन 3 रथों को उड़ीसा के पुरी से मौसी की मौसी जो कि एक महारानी थी, क्वीन थी, कि उनका प्लेस है गुंडीचा में, वहां तक लगभग 3 किलोमीटर का एक ये प्रोसेशन होता है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये रथ यात्रा कब होती है? हमने पढ़ा आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीया से लगभग 9 दिन चलती है। और तो कौन से भगवान इंपॉर्टेंट हमारे लिए? लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र, गॉडेस सुभद्रा जी। ठीक है, हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो ऐसा माना जाता है 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस पर्व की शुरुआत हुई है और इस मंदिर का जो निर्माण है वो किया गया है, गंगा डायनेस्टी थी ओडिशा में। गंगा डायनेस्टी के रूलर थे अनंत वर्मन चोड़ गंगा देव। अनंत वर्मन देव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जगन्नाथ टेम्पल का। से पैगोडा भी कहा जाता है, व्हाइट पैगोडा। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नॉन एज दी फेस्टिवल ऑफ चैरियट। रथों का रथों का महोत्सव, रथों का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि 3 रथ बनाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का, भगवान बलभद्र जी का और सुभद्रा जी का। और 3 रथ जो बनते हैं ये नीम की लकड़ी, विशेष नीम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। ये फैक्ट है, ये लकड़ी से बने हुए रथ होते हैं, तो मेटल इसमें यूज नहीं होता, मेटल यूज नहीं का। और जैसा मैंने बताया कि सेकंड डे है ब्राइट फोर्टनाइट का, शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू होता है और लगभग 9 डेज तक ये ऑर्गेनाइज किया जाता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन जुलाई 4? आज हम बात करें, आज की डेट है 4 जुलाई। कुछ ऑप्शंस दिए गए, किस देश के द्वारा 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन सही है इसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राइट आंसर है। इसकी वजह क्या है, हम बात करते हैं लगभग 200 से अधिक वर्षों पूर्व 1776 में अमेरिका जो है ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। द 4th of July is a significant day in the history of United States of America and it commemorates the country's declaration of independence from Great Britain in 1776 में अमेरिका में कुल 13 कॉलोनीज थी। ये ब्रिटिश आधिपत्य में थी और उन्होंने, ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉर्ज थ्री। इनके अगेंस्ट उन्होंने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में डिक्लेयर किया हम अब ब्रिटेन से आज़ाद होते हैं, और उसी के उपलक्ष्य में यह दिन जो है 4 जुलाई हम सेलिब्रेट, अमेरिका में सेलिब्रेट किया जाता है एज एन इंडिपेंडेंस। So this historic event marked by the adoption of the Declaration of Independence, which established the United States of America as a sovereign and independent nation. Declaration जो है तो अडॉप्ट किया गया था, जिसमें कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जो है अब ब्रिटेन का एक कॉलोनी नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन संप्रभु और आज़ाद मुल्क है। ओके, बेसिकली होता क्या है कि 1775 में, इन 1775 13 कॉलोनीज है यूएसए की, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के राजा थे किंग जॉर्ज 3, इसके विरोध में एक क्रांति की शुरुआत की और यहीं से अमेरिका की क्रांति को माना जाता है। और लगभग 4 जुलाई, लगभग क्या मतलब 4th of July 1776 as the Independence Day of United States of America. Okay, next question है, what is the rank of India in the world in silk production? रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चारों ऑप्शन काफी कंफ्यूजिंग से हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। का आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का दूसरा स्थान है। पहला किसका है? और ये क्वेश्चन रेशम का उत्पादन में न्यूज में क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह इस तरह से है कि हाल ही में कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज अनाउंस दैट इट विल यूज कैस्टर सीड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। कैस्टर लीव्स को यूज, सॉरी कैस्टर सीड्स नहीं, कैस्टर लीव हैं, उनको यूज करेंगे, जिससे कि सिल्क बनाने के लिए कीड़े होते हैं वो इसका यूज करेंगे एज ए फीड, भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उसे सिल्क बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन सिल्क वाला टॉपिक है। पहला किसका प्रोडक्शन में स्थान है, तो पहला है हमारा चाइना का। ओके, नाउ हम करते हैं डिस्कस अब इसका आंसर। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज प्रपोज्ड द यूज ऑफ कैस्टर लीव्स स्टॉक फॉर द सिल्क वॉर्म। कीड़ों के लिए कैस्टर सीड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सिल्क प्रोडक्शन बढ़े और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है। अभी तक क्या होता है कि मलबरी शहतूत है, मलबरी के जो लीव्स हैं, शहतूत पौधे की पत्तियां हैं, उनका इस्तेमाल होता है सिल्क के कीड़ों के भोजन के रूप में। ठीक है, अब हम यूज करने की सरकार बात कर रही है कि कैस्टर लीव्स का हम प्रयास। द सिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कैस्टर लीव इज नोन एज एरी सिल्क। सिल्क के कुछ टाइप्स हैं, एरी सिल्क, मलबरी सिल्क, म्यूका सिल्क, काइंड ऑफ सिल्क हैं। तो जो कैस्टर लीव से में सिल्क प्रोडक्शन होगा उस एरी सिल्क कहा जाएगा। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज ये सॉफ्ट होता है, वार्म होता है, गर्म होता है, अच्छा भी होता है, दूसरा ड्यूरेबल है, काफ़ी टिकाऊ है। तो और इसका जो टेक्सचर है वूल लाइक है, मतलब ऊन की तरह इसका टेक्सचर है कपड़े का। इसकी उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है कि भारत में सर्दियों में हम इसको काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कैस्टर लीव्स भी हैं, तो भारत सरकार चाहे तो इस प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। सिल्क बनेगा वो विंटर वियर्स के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट है, हम ये जो कैस्टर लीव्स का यूज़ कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो अभी भारत में क्या है कि हम सिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे इंडिया की पोजीशन सिल्क प्रोडक्शन में, बट फिर भी हम वियतनाम, हांगकांग,
ब्राज़ील, म्यांमार और चाइना से अभी तक हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इन केस so in order to reduce import dependence, these countries have to produce more and more silk and to reduce the dependence on the import of the silk from these countries. India is the world's largest, second largest producer of the silk. बात की है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सिल्क का उत्पादक देश है, पहला चीन है और भारत में लगभग 9.2 मिलियन पीपल, लगभग 92 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों का शहर और गांवों में रोजगार। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इतने बड़े मास लेवल पर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, क्यों ना हम केस्टर लीव का यूज करते हुए इस प्रोडक्शन को और बढ़ाएं। ओके, हमने बात की इंडिया चाइना की। चाइना फर्स्ट रैंक पे है, इंडिया सेकंड रैंक पे है। चाइना एंड इंडिया बोथ अकाउंट्स फॉर मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। विश्व के 60% अधिक सिल्क का उत्पादन भारत और चीन दो देशों में किया जाता है। ठीक है, हम इतनी बात कर रहे हैं कि भारत में इसका प्रोडक्शन होता है, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो पहला कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम। कुल 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि मेजर लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत के। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और आसाम, 5 हैं। अब हम बात करें कि हम जब सिल्क की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो वाणिज्यिक रूप से उगाए जाने वाले सिल्क की किस्में हैं, 5 टाइप्स ऑफ कमर्शियल सिल्क, वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास म्यूका सिल्क, एरी, मलबरी, ओक टसर, ट्रॉपिकल टसर, उष्णकटिबंधीय टसर। ये कुछ 5 प्रकार के हमारे पास प्रजाति 5 प्रकार के सिल्क हैं जो कि जिनका भारत में प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman of the मेडिकल कमीशन? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्थापना वर्ष 2000 पार्लियामेंट के एक्ट के तहत की गई थी और हाल ही में न्यूज़ में रहा है, कल ही इस पद पर अपॉइंटमेंट हुई है और इस पद पर अपॉइंटमेंट की जाती है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट की नियुक्ति समिति है के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। और इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए, डॉक्टर बी एन गंगाधर जी के अपॉइंटमेंट पर। हमने देखा ऑप्शन बी संजय श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है जो कि बेस्ड किस रथ यात्रा पर बेस्ड मूवी, रथ यात्रा पर बेस्ड एक बुक है। ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी, ये हाल ही में ऑफ आर्मी स्टाफ इस पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, और जगदीश कुमार जी हैं, ये हमारे हैं यूजीसी के चेयरमैन। ये 4 ऑप्शन में पढ़ देखें। बी एन गंगाधर जी की अपॉइंटमेंट हुई है नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन के रूप में। संजय श्रीवास्तव जी, इन्होंने रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, इन्होंने बुक लिखी है रथ यात्रा पर, अहमदाबाद बेस्ड मूवी है। उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं और जगदीश कुमार जी हैं, ये हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं। अब बात करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज अपॉइंटेड डॉक्टर बी एन गंगाधर एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। इससे पहले क्या थे? इससे पहले जो थे गंगाधर जी हैं, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी। बात करते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन की, इसका इसकी स्थापना कैसे हुई है? इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2009। इट हैज़ रिप्लेस्ड फर्स्ट वाइल बॉडी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई से पहले संस्था थी, which had mandate to regulate which has the mandate to regulate the medical एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन किस प्रकार से कराई जाएगी, क्या किस तरह की प्रैक्टिसेस होंगी, उसका सारा का जिम्मेदारी थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पर। और 2019 में अबॉलिश करके, खत्म करके नया आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, और हम इसी की बात कर रहे हैं।
इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? कुल 33 मेंबर्स हैं, क्योंकि चेयरमैन भी शामिल है, मतलब 1 प्लस 32, चेयरमैन प्लस 32, ये इसकी संरचना है, कंपोजिशन है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन हैज सर्व्स एज द एपेक्स रेगुलेटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अब हम बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेन। द चीफ ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन that what are the basic infrastructure facilities which has to be included in the recognition of a college to be मेडिकल कॉलेज में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो डिसाइड किया जाएगा। एजुकेशन का करिकुलम क्या होगा वो डिसाइड किया जाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द एनुअल समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? चार ऑप्शन है हमारे पास, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बात करें टेक्निकली, चारों ये हैं एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं। हाल ही में जो एक 3 और 4 जुलाई को नेशनल नेवल समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है, वो की जा रही है कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी अस्ताना में। ये 24th मीटिंग है जो कि ऑर्गेनाइज की जा रही है, 24th एससीओ समिट। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, दिस 24th सेशन और 24th समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन being held in the capital city of Kazakhstan, Astana, from 3rd to 4th of July। 3 से 4 जुलाई तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो भारत की ओर से हेड ऑफ द स्टेट के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास विदेश मंत्री सर एस जयशंकर जी वहाँ अटेंड करने गए हैं, और हाल ही में इनकी बात हुई है रूस के विदेश मंत्री हैं सर्जेय लैवरोव से। और भारत ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि पिछले कुछ महीनों से चल रहा था दोनों देशों के मध्य, कुछ भारतीय नागरिक आर्मी में ज्वाइन रिक्रूट किया गया है। लगभग 200 से अधिक इंडियन नेशनल्स हैं which have been recruited into the Russian army and government of India has opposed several time। तो उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन आया कि अभी तक हमारे पास लगभग 4 भारतीय ऐसे हैं जो कि वॉर जोन में डेथ हुई है, बाकी सब सेफ हैं और उन्हें आर्मी के एज ए हेल्पर के तौर पर रिक्रूट, भारत ने उनसे हेल्प उनसे रिक्वेस्ट की है रशिया से साफ की प्रकार से भारतीय नागरिकों को आप अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूट आगे से नहीं करेंगे। बड़ा एक हमारा अचीवमेंट हुआ है कल मीटिंग। तो अब भारत की तरफ से मिस्टर एस जयशंकर गए हैं, तो भारत की कुछ प्रायोरिटीज भी होंगी इस समिट के लिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टर्म दिया गया है सिक्योर एस, भारत की यही सारी प्रायोरिटीज हैं। सिक्योर एससीओ स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, यूनिटी एंड रीजनल एंड टेरिटोरियल एनवायरनमेंट। कुल 6 पैरामीटर हैं जिन पर भारत अपना फोकस रखता है इस समिट के दौरान। ठीक है, एस फॉर सिक्योरिटी, E for economic cooperation, for connectivity, U for unity, R for respect of sovereignty, territorial integrity, E for environmental protection। पर्यावरण हैं जो कि भारत हर जगह रेज करता है, यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रेज किया गया है। हम बात करें भारत की, ये हैज ऑर्गेनाइज वर्चुअल सेशन जुलाई 2023। हमने एससीओ का एक वर्चुअल सेशन भारत में ऑर्गेनाइज किया है लास्ट ईयर जुलाई 2023 में। ओके, भारत कब से मेंबर रहा है इसका? इंडिया हैज बीन एन India began its association with the SCO as an observer state in the year 2005। भारत 2005 से का ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में जुड़ा है 2005 से। भारत और पाकिस्तान 2017 के कजाकिस्तान में हुई अस्ताना समिट में ही मेंबरशिप मिली है एज ए फुल टाइम मेंबर। ठीक है, 2017 के अस्ताना समिट, बात करें 2024 की समिट कजाकिस्तान के अस्ताना में हो रही है, और पहले 2017 की समिट अस्ताना में ही ऑर्गेनाइज हुई, वहाँ भारत और पाकिस्तान को मेंबर बनाया गया था। हम बात करते हैं व्हाट इज एससीओ। एससीओ क्या है? एससीओ इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन which was established by the 6 countries on June 15th 2001। जून 15 जून 2001 को 6 कंट्रीज हैं शंघाई में
एक संगठन बनाया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 6 कंट्रीज कौन कौन सी है? तो पहला है रशिया, सेकंड चाइना, 5 सेंट्रल एशियन देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी है। याद रखिएगा, एससीओ में सभी सेंट्रल देश 5 हैं, वो नहीं है। एक देश कौन सा बचता है जो नहीं है इसमें? वो है हमारा पाकिस्तान। Turkmenistan is the single country of Central Asia which is not a part of SCO. ओके, हम बात करें अभी वर्तमान में क्या पोजीशन है। SCO करंटली हैज 9 मेंबर, इट्स 7वां देश इंडिया है, फिर ईरान 8वां ईरान है, 9वां पाकिस्तान। कुल 9 देश इसमें भी वर्तमान में फुल टाइम मेंबर्स हैं। 3 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, मंगोलिया है और बेलारूस है और अफगानिस्तान। ठीक है, और 14 डायलॉग पार्टनर स्टेट्स हैं। करेक्ट। हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? एससीओ की स्थापना कब हुई, वर्तमान में समिट कहाँ आयोजित हुआ है, और फुल टाइम मेंबर्स कब है? इंडिया कब मेंबर बना? तो 2005 में ऑब्जर्वर जुड़ा, 2017 में भारत को फुल टाइम मेंबरशिप मिल गई थी अलॉन्ग विद पाकिस्तान। ओके, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि कब बना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके द्वारा एक मुहिम चलाई जाती है रेड्स। स्ट्रक्चर सा है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर रेड्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज रेड्स एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन, आंसर होगा हमारा एससीओ। ठीक है, क्षेत्रीय आतंकवाद को रोकने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रेड्स कहा जाता है, और ये एससीओ ने इसकी स्थापना। ओके, नेक्स्ट हम बात करें एससीओ का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ग्लोबली 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एससीओ संस्था के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। विश्व की कुल 40% आबादी इन देशों में निवास करती है, और ग्लोबल जीडीपी का 23 ट्रिलियन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एससीओ। बहुत बड़ी बात है, संगठन में अगर विश्व की 40% आबादी को निवास करती है, साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी का, ग्लोबल जीडीपी का लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट कर रही थी, उसकी इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हैज डिसाइडेड टू शट डाउन इट्स सर्विसेज। हाल ही में किस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने अपनी सेवाएं बंद करने का निर्णय किया है? तो हम बात करते हैं पहले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं। जैसे आपने सुना हो ट्विटर है, हाल ही में नाम बदला गया, एक्स कर दिया गया है इलॉन मस्क के द्वारा। ट्विटर है, थ्रेड्स जो कि मेटा ने लॉन्च किया है। मेटा क्या है? फेसबुक। फेसबुक का नाम मेटा है। और इस तरह के प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, करीब पोस्ट है वो शेयर कर सकता है लिमिटेड वर्ड्स के अंदर। ओके, भारत की तरफ से कहाँ, कौन सा प्लेटफॉर्म जिसने बंद किया है? प्लेटफॉर्म है कू। कू एप्लीकेशन है, ये 2020 बात हुई थी प्लेटफॉर्म की, और इसे हाल ही में बंद कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर्स के वजह से, इन्वेस्टमेंट इसमें। कू विच इज़ इंडियाज होम ग्राउंड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑल्टरनेटिव टू एक्स, जिसकी अभी बात की है। एक्स जो है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, इसका पहले नाम ट्विटर था। इसने डिसाइड किया है कि हम अपना जो ऑपरेशन है बंद कर रहे हैं भारत में। की वजह है इन्वेस्टर्स हैं, की वजह से थोड़ा इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट रहा है पार्टनर्स की तरफ से, इससे बंद कर रहे हैं, इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा इनका। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2020 बाई ए प्रमेय राधाकृष्ण मयंक और ए प्रमेय राधाकृष्ण के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये भारत का पहला माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो कि 10 भाषाओं में, लगभग 10 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा रीच। ठीक है, नेक्स्ट है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स क्या हो सकती हैं। हमने डिस्कस किया है, माइक्रो ब्लॉगिंग एक ब्लॉगिंग टेक्निक है जिसमें कोई व्यक्ति विचारों को, अपनी फोटो को, पोस्ट को शेयर कर सकता है। ठीक है, और हम एग्जांपल देखें, ट्विटर है, थ्रेड्स है, वो है, योर कॉट करके भी है।
जैसे प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर टॉप्स आईसीसी ऑलराउंडर रैंकिंग। हाल ही में हमने देखा T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है और भारत के किसी खिलाड़ी ने इस रैंकिंग को टॉप किया है, ये बहुत खुशी की बात है। तो फिर कौन से खिलाड़ी जिन्होंने रैंकिंग को टॉप किया है? तो ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड रविंद्र जडेजा, क्योंकि ये ऑलराउंडर की बात करें, रोहित शर्मा एक बैट्समैन है। जडेजा, इनकी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं रही वर्ल्ड कप में, ये ऑप्शन भी कट जाता है। अक्षर पटेल, ये भी नहीं है। इसका आंसर है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या है, इन्होंने आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप किया है। टीम इंडियाज वाइस कैप्टन मिस्टर हार्दिक पांड्या हैज टॉप द आईसीसी ऑलराउंडर रैंकिंग आफ्टर द हीरोइक परफॉर्मेंस इन दी T20 वर्ल्ड कप। उन्होंने कुल 144 रन बनाए 6 इनिंग्स में और टोटल 11 विकेट्स लिए हैं 8 मैच में, और फाइनल में 3 विकेट लिए हैं 20। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने अपना स्थान टॉप की, किस खिलाड़ी ने फर्स्ट प्लेस अचीव किया है, तो वो मिस्टर हार्दिक पांड्या है। क्योंकि रैंकिंग जो है बदलती रहती हैं, आज कुछ और है, कभी कोई और रैंकिंग, नए खिलाड़ी इसमें बढ़ जाएंगे। तो जो करंट रैंकिंग हो उस पर ही हमें फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी ग्लोबल इंडिया एआई समिट है, ग्लोबल इंडिया एआई समिट, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो, का आयोजन हो रहा है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का देश है भारत मंडपम। आई गेस आपको पता होगा भारत मंडपम क्या है, नहीं है पता तो थोड़ा ब्रीफ। G20 समिट भारत में ऑर्गेनाइज की गई थी। ऑर्गेनाइज करने के लिए भारत सरकार ने दिल्ली में एक भारत मंडपम प्लेस डेवलप किया, यहाँ लगभग बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई। हम बात करते हैं इसकी ग्लोबल इंडिया एआई समिट के बारे में। The aim of the government of India is to develop responsible development, responsible deployment, responsible adoption of the artificial. Government of India aims to develop artificial intelligence responsible manner, promotes is want to promote its use in a responsible way. Government of India has organizing Global India Delhi from 3rd to 4th of June. कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का अलग अलग क्षेत्र, कृषि में, शिक्षा में और फाइनेंशियल सेक्टर में, तकनीक में, मेडिकल सेक्टर में, इनमें किस प्रकार से यूज़ हो, के लिए हम ग्लोबल इंडिया एआई समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। समिट में कुछ कुछ पिलर्स हैं, फोकस होगा, कुल 7 पिलर्स हैं। पहला है कंप्यूट कैपेसिटी। एज वी नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस being used in the for computing. Government wants these are India's capacity for weather forecasting, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाउंडेशनल मॉडल्स को डेवलप करने के लिए, डेटा सेट्स क्रिएट करने, एप्लीकेशन डेवलप करनी हो उसके लिए एआई का कैसे सूटेबल एथिकल यूज हो करना, फ्यूचर स्किल्स के लिए भी हम एआई किस तरह से यूज करें वो है। और ऐसे स्टार्टअप्स एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में नए स्टार्टअप डेवलप हो रहे हैं, फाइनेंसिंग करना एक ऑब्जेक्टिव है। सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, एआई किस प्रकार से सेफ रेस के लिए और किस प्रकार से हम उसे ट्रस्ट कर पाएँ, ऐसे स्टैंडर्ड्स हों, ये हमारा बेसिक फोकस रहेगा इस समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर वॉन द लियोन मास्टर्स टाइटल। हाल ही में खिलाड़ी ने टाइटल को जीता है, आंसर है विश्वनाथन आनंद जी। यस, प्लेयर हमारे 10वीं बार ये है, 10th टाइटल जीता है मास्टर्स, ठीक है। हराया है जेम सेंटोस लतासा, प्लेयर हैं, उन्हें हराया है। सर आनंद है, उन्होंने पहली बार जो है 1996 में टाइटल को जीता था, और ये एकमात्र प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें पहली बार भारत में मेजर ध्यानचंद अवार्ड 92 में शुरू हुआ था, वो किया गया है। पहले खिलाड़ी थे भारत के बड़ी
बहुत बड़ा अचीवमेंट इनके लिए भी। और सन 2007 में इन्हें पद्म विभूषण भी। ये रही हमारी आज की क्लास। हम इसे कंक्लूड करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है निर्माण पोर्टल। इसमें मेंशन नहीं है बट 2 दिन पहले ही न्यूज़ में था काफ़ी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हम छोटी सी बात कर लेते हैं निर्माण पोर्टल के बारे में कि आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एस्पायरेंट है, वो जो पोर्टल है किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित है। निर्माण पोर्टल की बात करें, ठीक है, निर्माण पोर्टल, तो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पायरेंट फॉर द नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऐसे विद्यार्थी भारतीय प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा में अपेयर होंगे, उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की है, उनको 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हाल ही में लॉन्च किया गया पोर्टल है। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस, कोयला एवं खान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे एरियाज यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड आईएल ऑपरेट करती हैं। लगभग 4 से 5 स्टेट हैं जहाँ मेजरली ऑपरेट करती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र हैं। वहाँ पर क्या है, कुल 39 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट कर रही हैं। उस रीजन के स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स पास किया है, 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और इसके लिए योग्यता क्या है कि वो जो कैंडिडेट हैं वो किससे हों, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, फीमेल हों या हों ट्रांसजेंडर, और फैमिली इनकम कितनी होनी, 8 लाख रुपए से कम। ब्रीफली हम बात करते हैं। निर्माण पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग who have cleared the UPSC prelims exam and those belong to the regions where Coal India Limited is operating. Like there are 39 districts in our country where Coal India Limited is operating their operation. The criteria is the family income should be less than 8 lakh rupees. Candidate must belong to scheduled caste, scheduled tribe category, or may be female और ट्रांसजेंडर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस ताकि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ, उससे एजुकेशन को भी एजुकेशन मिलता है। ठीक है, हमारी क्लास आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। और एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैत्री, जो हम कल डिस्कस करेंगे। ये भी पहले अभी चल रही है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगी। ये भारत और थाईलैंड के बीच में हो रही है। इसका थोड़ा डिटेल्ड हम डिस्कशन कल करेंगे। ये हमारा आज का डिस्कशन रहा। हमने कुल 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और एक निर्माण पोर्टल डिस्कस किया है। और सो मच बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।